उत्तराखंड में फिर मची तबाही, फिर हुआ हादसा। और इस बार भारी बारिश के चलते हुए जब एक सैलाब ही सड़क पर आ गया, जब वहाँ के लोगों को फिर से दहशत की ओर देखना पड़ा, उस समय भी इंटरनेट को और ट्विटर को अगर दिख रहा था तो केवल हाईवे के बंद हो जाने की खबर। जी हाँ, बार बार उत्तराखंड को इस हादसे से गुजरना पड़ रहा है। इससे थोड़े समय पहले उत्तरकाशी में बादल फटा और अब चमोली ज़िले में फिर से इस तरह का हादसा हो जाना। बार बार इस तरह की बातें होनी, हर साल बारिशों में इस तरह के हादसे होने, लेकिन सरकार नहीं चेत रही है और सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई पॉलिसीज़ नहीं बन रही हैं। जहां जिस प्रदेश में धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए या आपकी ज़मीन को बेचने के लिए फटाफट कुछ ही दिनों में पॉलिसीज़ बन जाती हैं, किसी व्यवसाय से पैसा कमाने के लिए फटाफट पॉलिसीज़ बन जाती हैं, वहीं पर हिमालय को बचाने के लिए, हिमालय में हो रहे अतिक्रमण को बचाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम बात करते हैं डॉक्टर सुनीत नैथानी से, जो कि विशेषज्ञ हैं इन मामलों के, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीत नैथानी जी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कृपया बताएं कि क्या है ये सारा मामला और किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं इन मामलों को। देखिए मित्र, इसको हमें ऐसे समझना होगा कि जब साइंस आज के युग में सबको मालूम है कि धरती बनी कैसे, धरती पर ये भूखंड कैसे आए, ये पेंजिया, ये फिर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर हिमालय की उत्पत्ति, सब कुछ मालूम होने के बावजूद उसके बाद फिर अल गोर और फिर स्कूल ऑफ थॉट, एक दूसरा जोग्राफर्स का, दूसरी कम्युनिटी, सब बता रहे हैं, सब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एडवोकेसी कर रहे हैं कि नहीं, ये जो टेम्परेचर दुनिया में कैसे बढ़ रहा है, ब्रह्मांड में कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं एनवायरनमेंट से। और एनवायरनमेंट शब्द लोगों ने शुरू में तो इसको इस तरीके से आत्मसात किया कि ऐसे लगा जैसे जंगल और पेड़ हैं। जैसे जैसे समझ बनी तो लोगों के समझ में आया कि दिस इज नॉट ओनली द फॉरेस्ट बट दिस इंक्लूड्स टू सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल एंड सो मेनी अदर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। एंड उन सबको जब जोड़ा जाए तब जाके एक होलिस्टिक अप्रोच बनती है एनवायरनमेंट की। आज की इस 21st सेंचुरी में हम जब जान रहे हैं कि हिमालय या भारत को छोड़ दीजिए, हिमालय के बारे में सब कुछ पता है। इसको ऐसे एग्जाम्पल समझा जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर कोई चीज़ होती है, डॉक्टर्स को मालूम है, माँ बाप को मालूम है, इवन दो माँ बाप या डॉक्टर्स या सोसाइटी को मालूम होने के बावजूद कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके की उस व्यक्ति विशेष या उस पूरी कम्युनिटी के साथ गलती कर बैठता है कि वल्नरेबल होने के बावजूद उससे गलती कर बैठता है कि इनसे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको बस में बैठने के लिए कहना चाहिए था, इसको गलत नहीं बोलना चाहिए था। वो सब चीज़ें रिपीट हो रही हिमालय के साथ, क्योंकि हिमालय को जानने के बावजूद कि इसका जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ है, इतना वल्नरेबल है, टेक्टोनिकली इतना सेंसिटिव है, सब कुछ जानने के बावजूद आप अपरिमित ज्ञान होने के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको खोदना ही है, आपको सड़क बनानी ही है, आपको सुरंग बनानी ही है, आपको जितने भी कंजर्वेशन के नाम पर श्वेत पत्र जारी हैं उनकी अवहेलना करनी ही है। तो फिर भैया, और एंथ्रोपोस्फेयर, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगेगा, ये एंथ्रोपोस्फेयर, दिस इज अ न्यू स्फेयर which is to be considered in scientific arena. Lithosphere, biosphere, atmosphere, so many spheres are there, but the new concept of anthroposphere is to be considered precisely, and it is imperative to considered by the politicians and the think tank of this country. उनको मानना चाहिए कि इन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा
तब जा कर के ये चीज़ें अपने आप एक नेचुरल बैलेंस के तहत कम होंगी, जिसको आइसोस्टेटिक बैलेंस भी कहा जा सकता है, जिसको नेचुरल बैलेंस कहते हैं। आप ज़बरदस्ती क्षेत्र का, हिमालय का रिपोज एंगल छेड़ने में लगे हुए हैं। रिपोज एंगल किसी भी वस्तु का सामान्य स्थिति में भी अगर किसी भी चीज़ का रिपोज एंगल अगर आप चेंज करेंगे तो वो डिस्टर्ब होगी, गिरेगी। तो हिमालय पर जो चीज़ ऑलरेडी अवस्थित है, जो चीज़ ऑलरेडी फिटिंग है नेचर में, उसको आप छेड़ करके अपनी कलाकारी वहाँ पे दिखा रहे हैं, अपने हिसाब से आप उसको ठीक कर रहे हैं। आप देखिए ना, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है उतने बड़े पर्सपेक्टिव में, डेसिमल्स में होगा वो। उतना बड़ा स्लोप पहाड़ का, उसमें आप एक छोटी सी रिटेनिंग वॉल लगा रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए आपका कंट्रीब्यूशन उतने बड़े परिक्षेत्र में एक छोटी सी तिल्ली का भी 100वां हिस्सा आप लामबगड़ में रिटेनिंग वॉल लगाएंगे और साफ लामबगड़ डूब जाएगा। आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ऊपर पानी कम हो ये गया, बात हम सब जानते हैं कि किसी तरह से हिमालय को कुरेद कर अपने अधिकारों को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अपनी हदों से पार करके जो हम ये आपदाओं को बुला रहे हैं, इसका निराकरण केवल समझदारी से हो सकता है। लेकिन कब बनेगी ये सारी पॉलिसीज़ और किस तरीके से निवारण होगा, इस बात का क्या हम अभी भी उस सरकार की तरफ आंखें बिछाए देख सकते हैं जिसने कोरोना के समय में पूरी विफलता दिखाई, या यूं कहें कि सरकारों के द्वारा दिए गए आदेशों का निर्वहन ना करने के लिए मुद्दे पे मुद्दे लाने वाले इन ब्यूरोक्रेट्स से क्या हम कोई आशा रख सकते हैं? क्या हम आशा रख सकते हैं उस ब्यूरोक्रेसी से जो कि आज के समय में हमारे जौनसार भाभर और उससे सुदूर इलाकों में बसे हमारे ट्राइबल्स के लिए दवाएं सही समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो कि गढ़वाल में सही समय से दवाइयां नहीं पहुंचा रहे हैं। देहरादून में कोरोना के विस्फोट हो जाने के बाद जब पहाड़ में ये लक्षण पाए जाने लगे, उसके कई दिनों के बाद दवाइयों के पैकेट्स बनाने की बात सामने आई, पहाड़ों तक पहुंचाने की बात सामने आई, जहां पर अभी भी सीटी स्कैन्स की पूरी व्यवस्था नहीं है, और अगर यदि कहीं पे मशीनें हैं तो वो बहुत दूर हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ ही मशीन्स हैं तो लोगों को सही में बहुत समस्याओं का सामना करके उधर तक पहुंचना पड़ता है, जहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था ढंग से नहीं है। केवल एक डॉक्टर को दिन और रात दोनों समय ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसे माहौल में क्या हम आशा रख सकते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स से, या हम आशा रख सकते हैं सरकारों से कि वे अपने हाथों में लेंगे ब्यूरोक्रेट्स की कमान और काम करवाएंगे उनसे उत्तराखंड के उत्थान के लिए, हिमालय के बचाव के लिए, और लगभग उत्तराखंड में बसे उन सभी लोगों को अपने अधिकार दिलाएंगे शहरों की ओर। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।